Hello everyone, I Dr. V. Shrivastava welcome you on my YouTube channel MESCOM 30 Exploring Mystery of Chemistry। क्लास 12 के टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस सेगमेंट में हम आपसे बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नर्स इक्वेशन की सहायता से कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है, और गिब्स एनर्जी और जो E0 वैल्यू है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है सेल की या सेल पोटेंशियल है, उसके रिलेशन को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स इक्वेशन। यानी नर्स समीकरण से साम्य स्थिरांक कैसे ज्ञात करेंगे। नर्स समीकरण से साम्य स्थिरांक। तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सेल के लिए जो E0 वैल्यू होती है वो और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में अगर रिलेशन फाइंड आउट करना हो तो हम नर्स इक्वेशन की सहायता से ये रिलेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको बताया इसमें कि जो डैनियल सेल उसका सेल रिएक्शन क्या होता है। तो आपको पता है कि डैनियल सेल में सेल रिएक्शन हम इस तरह से लिख सकते हैं तो ये सेल रिएक्शन हमने लिखा डैनियल सेल का कि जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस प्लस एक्वस, एरो मार्क किया, Zn प्लस प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ये रिएक्शन है जो कि एक रिडॉक्स रिएक्शन है और ये रिएक्शन डैनियल सेल में होता है। तो अगर हम डैनियल सेल को वर्किंग में डालें या हम कह सकते हैं कि डैनियल सेल के सर्किट को क्लोज करें तो ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा जो कि एक रिडॉक्स रिएक्शन है। और अगर हम इस रिएक्शन को एग्जामिन करें सेल के भीतर कि क्या चेंजेस हो रहे हैं तो हमें पता चलता है कि जिंक आयन का जो कंसंट्रेशन है ये ग्रेजुअली इंक्रीज करता है और जो कॉपर आयन का कंसंट्रेशन है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता है।
यानी जिंक आयन का कंसंट्रेशन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता है वो बढ़ता है, और कॉपर आयन का कंसंट्रेशन जैसे जैसे टाइम बीतता है वो घटता है। साथ ही जो सेल के लिए जो सेल पोटेंशियल वैल्यू होती है ई सेल, ये वैल्यू भी ग्रेजुअली डिक्रीज करती है। तो जिंक आयन का कंसंट्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, कॉपर आयन का कंसंट्रेशन ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, और सेल पोटेंशियल ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। एक स्टेट के बाद या कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि जिंक आयन का कंसंट्रेशन, यानी कह सकते हैं कि आफ्टर सम टाइम, कुछ समय पश्चात जो जिंक आयन का कंसंट्रेशन है ये कांस्टेंट हो जाता है, और कॉपर आयन का जो कंसंट्रेशन है वो भी कांस्टेंट हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में जो ई सेल की वैल्यू है, ये वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है। तो ये जो कंडीशन होती है जिसमें जिंक आयन का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है समय के साथ में, कॉपर आयन का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता समय के साथ में, और सेल पोटेंशियल 0 हो जाता है, 0 वोल्ट हो जाता है, ये कंडीशन इंडिकेट करती है कि सेल में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गई है। यानी ये इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गई है, इस कह सकते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था। तो इसे फिर से समझ सकते हैं एक बार। हमने बताया आपको कि डैनियल सेल के सर्किट को क्लोज किया जाए, यानी उसके की को प्रेस किया जाए, सेल में करंट फ्लो करने लगे, तो ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम हाफ सेल्स में कंसंट्रेशन एग्जामिन करें, जो दोनों अर्ध सेल हैं उनमें सांद्रता परिवर्तन चेक करें, तो पता चलता है कि जिंक आयन की सांद्रता जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे बढ़ती जाती है, कॉपर आयन की सांद्रता या कंसंट्रेशन घटती जाती है, और जो सेल पोटेंशियल है, सेल विभव है, उसका मान भी धीरे धीरे घटता है, जिसे हम वोल्ट मीटर की सहायता से मेजर करते हैं। अब कुछ समय बाद ये देखते हैं कि जिंक आयन का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, कॉपर आयन का कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाता है, और जो वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आती है सेल पोटेंशियल की वो 0 हो जाती है। यानी जो इंडिकेटर उसका जो पॉइंटर है वो 0 की ओर इंडिकेट करता है। तो हम कह सकते हैं कि सेल में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गई है। तो ये हमने बताया कि हम इस डैनियल सेल की वर्किंग में किस स्टेट को अचीव कर रहे हैं। अब इसके बाद जब ये इक्विलिब्रियम स्टेट इस्टेब्लिश हो जाती है तो नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे इस रिडॉक्स रिएक्शन के लिए। तो इसे हटा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या इसे नोट कर सकते हैं। यहां हम मेंशन कर दे रहे हैं व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, यानी हिंदी में अगर कहें तो बंद परिपथ में, यहाँ ये मेंशन कर सकते हैं तो आपको समझने में आसानी रहेगी कि ये प्रोसेस जो नीचे हो रहा है वो
क्लोज्ड सर्किट में, यानी जब करंट फ्लो करने लगती है तो क्या होता है, तो बताया। उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम नर्स्ट इक्वेशन डिस्कस करेंगे कि नर्स्ट इक्वेशन में ये कंडीशन हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो नर्स्ट इक्वेशन हम जानते हैं कि ऐसे सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है। पीछे हम लोग जो सेगमेंट्स पढ़े हैं उन सेगमेंट्स में हमने देखा है नर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करके, और स्पेशली डैनियल सेल के लिए कंप्लीट डेरिवेशन किया है। तो उम्मीद करते हैं कि नर्स्ट इक्वेशन आपको याद होगा। फिर भी हम एक बार नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे और आपको रिमाइंड कराएंगे कि इस रिएक्शन के लिए नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है। तो इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखा हमने। नर्स्ट इक्वेशन ई सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 2.303 RT अपान, देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो उनकी नंबर 2 है, इसलिए हम लिख रहे हैं 2F log कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। ये नर्स्ट इक्वेशन होता है इस सेल के लिए। तो इक्विलिब्रियम की स्टेज में क्या हो गया, हम यहाँ लिखें साम्यावस्था में या एट इक्विलिब्रियम, ई सेल ये जो वैल्यू है ये 0 हो गई, यानी जो वोल्टमीटर है उसमें कोई रीडिंग नहीं है। तो हम ई सेल इक्वल्स टू लिखेंगे 0 और ये इक्वल्स टू हो जाएगा E0 सेल माइनस 2.303 RT अपॉन 2F और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। तो हमने बताया कि ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसमें चूंकि ये वैल्यू 0 है तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं इस तरह से, R E0 सेल इक्वल्स टू 2.303 RT अपॉन 2F log कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। तो ऐसे हम इसको मेंशन कर सकते हैं, ये इतनी वैल्यू हो जाएगी। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तो इस इक्वेशन के लिए जो रिडॉक्स इक्वेशन है इसमें इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई करें तो हमने बताया आपको कि जिंक आयन और कॉपर आयन इन दोनों आयन का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इसमें लॉग के बाद जो ये रेशियो लिखा हुआ है उसमें जिंक आयन का कंसंट्रेशन भी है और कॉपर आयन का कंसंट्रेशन। चूँकि दोनों के कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गए इसलिए रेशियो भी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ कह सकते हैं कि चूँकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन की बात हम लोग कर रहे हैं, सिंस कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन इक्वल्स टू कांस्टेंट, और ये इस कांस्टेंट को इस रिएक्शन के लिए हम मान लेते हैं Kc, यानी ये हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब साम्य स्थिरांक।
तो अब ये वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं इस इक्वेशन में। हम चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन लिखा इसको इक्वेशन 2 मार्क कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन लिखा है इसको इक्वेशन नंबर हम 3 मार्क कर सकते हैं। और इस इक्वेशन में यानी इक्वेशन नंबर 2 में अगर इसको हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो हम ये वैल्यू लिख सकते हैं इस तरह से। थोड़ा सा आप वैल्यूज नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताएं इसमें कि क्या है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो हमने आपको बताया इस डैनियल सेल में होने वाले रिडॉक्स रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये चेंजेस आते हैं और उस बेस पर चेंजेस की बेसिस पर हम ये डेरिवेशन कर रहे हैं। तो बताया कि जिंक आयन और कॉपर आयन का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, तो इस रेशियो को हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc से रिप्रेजेंट किया। अब हम यहाँ जो इक्वेशन 2 में जो रेशियो है वहाँ पर हम Kc मेंशन कर सकते हैं। यानी सॉरी, ये जो हमने डिराइव करके इक्वेशन 3 लिखा है इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 डिराइव किया है तो इक्वेशन 3 में वैल्यू है, यहाँ पर हम Kc लिख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 3 तो इक्वेशन 3 से हम देखें तो लिख सकते हैं इसको E0 सेल इक्वल्स टू 2.303 RT अपॉन 2F और यहाँ लिख सकते हैं log Kc। अब R, T और F की वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो R इक्वल्स टू यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं सिंस R इक्वल्स टू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, T इक्वल्स टू 298 केल्विन and F equals to 96,487 कूलाम मोल इनवर्स। तो इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने पर इक्वेशन हो जाता है E0 सेल इक्वल्स टू 0.059 अपॉन 2 और log Kc। अब ये जो E0 सेल की वैल्यू है वो डैनियल सेल के लिए हमको पता है कि ये वैल्यू है 1.1 वोल्ट। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं R log Kc इक्वल्स टू तो 1.1 इंटू 2 अपॉन 0.059, ये वैल्यू सॉल्व करने पर आएगी 37.288 और हम Kc की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये Kc इक्वल्स टू आता है 2 इंटू 10 टू पावर 37। तो ये बता दिया कि Kc की वैल्यू कितनी आएगी। तो हमने डैनियल सेल के लिए ये निकाला कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आती है। तो अगर जनरल इक्वेशन लिखें Kc के टर्म में तो ये इक्वेशन हो जाएगा जनरल इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो जनरल इक्वेशन हम यहाँ मेंशन करना चाहेंगे। यहाँ तक के सेगमेंट को आप नोट कर सकते हैं। ये बताया कि इक्वेशन 3 में ये जो रेशियो है इसकी पर हमने Kc सब्स्टिट्यूट किया है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हैं RT और F की और ये वैल्यू इतनी आ गई
और हमें पता है कि E0 सेल की वैल्यू डैनियल सेल के लिए 1.1 वोल्ट होती है। इसे सॉल्व करेंगे तो लॉग केसी की वैल्यू इतनी होगी 37.288 और केसी की वैल्यू हो जाती है 2 × 10⁻37 298 केल्विन पर। तो अगर हम जनरल इक्वेशन लिखें तो इस सेगमेंट को हम हटा रहे हैं यहाँ से और इसका जनरल इक्वेशन देखिए। तो बताया हमने कि जो जनरल इक्वेशन होगा इसका वो हम रिप्रेजेंट करें तो हो जाएगा E0 सेल इक्वल्स टू 2.303 RT अपॉन NF और यहाँ लिख सकते हैं log KC। तो नर्स्ड इक्वेशन की सहायता से हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc और सेल के लिए जो E0 वैल्यू है या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है उसमें रिलेशन फाइंड आउट किया। अब इस रिलेशनशिप से हम ये बता सकते हैं कि हम किसी सेल में होने वाले सेल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और सेल पोटेंशियल का रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम ये भी कह सकते हैं कि इस इक्वेशन से हम Kc की वैल्यू जो होती है फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ हम एक बात मेंशन करना चाहेंगे कि ये जो Kc है इसका मेजरमेंट हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, लेकिन इस इक्वेशन की सहायता से हम Kc की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि E0 सेल किसी सेल के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू होती है और ये वैल्यू हमको ज्ञात होती है, मालूम रहती है। तो ये एक एडवांटेज है इस इक्वेशन का कि हम इस इक्वेशन की सहायता से हम Kc की वैल्यू जो होती है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने सेगमेंट आपको बता दिया। तो अगला सेगमेंट हम देख रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल and Gibbs energy of the reaction। यानी हम कह सकते हैं इसको कि वैद्युत रासायनिक सेल तथा अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा। यानी इसमें हम ये देखेंगे कि जो सेल है उसके ईएमएफ और सेल में जो वर्क होता है उसके कारण जो एनर्जी डिक्रीज होती है उसमें क्या रिलेशन होता है। तो देखिए, जो W इलेक्ट्रिकल यहां लिख रहे हैं हम, मतलब जो वैद्युत कार्य है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ये बराबर होता है चार्ज
passed in 1 second into electrical potential. चार्ज पास इन 1 सेकेंड मतलब कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश और इनटू ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बने वैद्युत विभव। ये होता है। तो ये वैद्युत कार्य प्राप्त करने के लिए फॉर्मूला है जिसकी सहायता से हम वैद्युत कार्य निकालते हैं। अब हम बात कर रहे हैं जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी डैनियल सेल है। तो अगर डैनियल सेल में हम मैक्सिमम वर्क फाइंड आउट करना चाहते हैं कि डैनियल सेल में अधिक से अधिक कितना कार्य होगा और उसके कारण सेल की ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा, तो हमें सेल में रिवर्सिबिलिटी मेंटेन करनी होगी। यानी जो सेल रिएक्शन होगा उसको रिवर्सिबल रखना पड़ेगा, क्योंकि जब रिवर्सिबिलिटी की कंडीशन मेंटेन करेंगे, रिवर्सिबिलिटी की कंडीशन में जब हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे, चार्ज पास करेंगे, तो उस कंडीशन में हमको मैक्सिमम वर्क मिलेगा। तो यहाँ हम मेंशन कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिवर्सिबल रिएक्शन होने पर तो जो रिएक्शन है ये पता है हमको कि Zn सॉलिड प्लस Cu प्लस प्लस एक्वस और ये बन गया Zn प्लस प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल कंडीशन में हो रहा है। तो उस स्थिति में जो मैक्सिमम वर्क होगा वो सेल में गिब्स एनर्जी की डिक्रीज या गिब्स ऊर्जा में होने वाली कमी के बराबर होगा। तो गिब्स ऊर्जा में जो कमी होगी उसे हम दिखलाएंगे डेल्टा जी से। गिब्स एनर्जी में डिक्रीज, ये होगा W रिवर्सिबल के इक्वल। तो गिब्स एनर्जी में डिक्रीज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा जी से, और ये इक्वल्स टू होगा W रिवर्सिबल, थोड़ा शार्ट में लिख रहे हैं REV रिवर्सिबल। अब ये जो डेल्टा जी है इसके लिए हम यहां भी रिवर्सिबल लिख सकते हैं, REV लिख सकते हैं, या इसके नोटेशन में कहीं कहीं डेल्टा यहाँ R और फिर G लिखा होता है, इसमें से दोनों कोई नोटेशन दे सकते हैं। तो मान लें कि जो सेल है उसका EMF E सेल इसके इक्वल है। सेल का EMF हो गया E सेल, और चार्ज पास्ड यानी प्रवाहित
चार्ज ये हो गया QF इतने कूलम। तो गिब्स एनर्जी में जो कमी होगी कमी या डिक्रीज जो होगी ये डेल्टा जी इक्वल्स टू हो जाएगा -NFE सेल, इसके इक्वल हो जाएगा। तो हमने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है ये इक्वल होता है चार्ज पास्ट यानी प्रवाहित आवेश गुणे विभवांतर यानी सेल विभव या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो हम जो कि बात कर रहे हैं डैनियल सेल की, डैनियल सेल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, यहां मेंशन कर दे रहे हैं डैनियल सेल जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इसमें मैक्सिमम वर्क उस कंडीशन में मिलेगा जब सेल में रिवर्सिबिलिटी मेंटेन होगी, यानी सेल रिएक्शन रिवर्सिबल होगा। तो सेल रिएक्शन ये मेंशन किया गया डैनियल सेल में जो होता है, और जब ये रिवर्सिबल कंडीशन में होगा तो उसमें जो वर्क हमको मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि हमको मैक्सिमम वर्क फाइंड आउट करना है। और जो मैक्सिमम वर्क होता है वो सेल में गिब्स एनर्जी के डिक्रीज के इक्वल होता है। तो ये लिखा हमने कि गिब्स एनर्जी में डिक्रीज बराबर होगा W रिवर्सिबल, और ये जो वर्क होगा ये मैक्सिमम होगा। तो इसको मेंशन कर सकते हैं इस तरह से डेल्टा जी रिवर्सिबल इक्वल्स टू W रिवर्सिबल, या इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं। तो सेल का EMF मान लिया, सपोज कर रहे हैं हम यहां पर कि सेल का EMF E सेल है, जो चार्ज उसमें फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में वो हो गया QF के इक्वल। तो गिब्स एनर्जी में जो डिक्रीज होगी डेल्टा जी इक्वल्स हो जाएगा -NFE सेल, ये वैल्यू हो जाएगी। अब आपको बताएं कि इसमें जो E सेल है ये इंटेंसिव पैरामीटर है। हम लोग बात थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से कर रहे हैं। तो E सेल इंटेंसिव पैरामीटर है, और जो G है ये डेल्टा जी ये एक्सटेंसिव पैरामीटर है। और डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है इस n की वैल्यू पर, क्योंकि ये एक्सटेंसिव पैरामीटर है इसलिए इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी n की वैल्यू पर। तो डैनियल सेल के केस में जो डेल्टा जी होगी ये वैल्यू, ये रिवर्सिबल वैल्यू है -2FE सेल के इक्वल हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी डैनियल सेल। अब आपको अभी हमने बताया कि ये डेल्टा जी एक्सटेंसिव पैरामीटर है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा अगर सेल रिएक्शन में हम चेंज कर दें? तो आपको बताया कि सेल रिएक्शन में देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इस प्रोसेस में, इसलिए यहां पर n की वैल्यू 2 लिखी गई है। अगर हम इस सेल रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी मल्टीप्लाइड बाई 2, अगर थोड़ी देर के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी जो टोटल चार्ज होगा वो 2 टाइम्स यानी 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। तो यहां भी वैल्यू जो होगी n की 4 हो जाएगी। अगर हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करें
तो उस कंडीशन में ये वैल्यू जो होगी वो 6 हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि चूंकि ये डेल्टा जी एक्सपेंसिव पैरामीटर है, इसलिए सेल रिएक्शन में जो नंबर इन्वॉल्व होंगे इलेक्ट्रॉन्स की, वही नंबर यहां मेंशन होगी। तो इन जनरल अगर हम बात करें, और ये कंडीशन हम यहां अप्लाई करें कि सेल में अगर सभी स्पीसीज जो भाग ले रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं या इन्वॉल्व हैं, वो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में है, यानी उनका कंसेंट्रेशन यूनिटी है, तो उस कंडीशन में ये ई सेल की वैल्यू ई जीरो सेल के इक्वल हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि यदि सभी स्पीसीज का कंसेंट्रेशन यूनिटी हो तो ई सेल इक्वल हो जाएगा ई जीरो सेल के। इसलिए ये जो इक्वेशन चेंज होगा, जब ये ई जीरो सेल हो जाएगा तो ये वैल्यू भी डेल्टा जी जीरो हो जाएगी। तो ये हो जाएगा डेल्टा जी जीरो इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई जीरो सेल। तो ये एक जनरल इक्वेशन हो गया इसके लिए, जहां बताएंगे कि डेल्टा जी जीरो जो होगी ये हो जाएगी स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। तो ये हमने ये रिलेशन देखा है इसमें कि सेल अगर रिवर्सिबिलिटी की कंडीशन में है तो जो सेल द्वारा जो मैक्सिमम वर्क होता है वो गिब्स एनर्जी में डिक्रीज के इक्वल होता है, और अगर सेल में स्पीसीज का कंसेंट्रेशन स्टैंडर्ड हो तो हमारा इक्वेशन होता है डेल्टा जी जीरो इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई जीरो सेल। इसी तरह से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ भी रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये डेल्टा जी जीरो का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, चूंकि रिवर्सिबिलिटी कंडीशन है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ क्या कोई रिलेशन होगा। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके बाद आपको वो इक्वेशन लिख के बता दे रहे हैं कि क्या होगा। तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी, हम मेंशन कर दे रहे हैं, इसको थोड़ा हटा करके उम्मीद करेंगे कि ये जो भी डेरिवेशन या जो भी चीजें फंडामेंटल्स बताई जा रही हैं आपको समझ में आ रही हैं। तो हम रिलेशन आपको बता दे रहे हैं डेल्टा जी जीरो तथा साम्य स्थिरांक केसी में संबंध, जो रिलेशन होगा इसका इक्वेशन हो जाएगा डेल्टा जी जीरो इक्वल्स टू माइनस आर टी नेचुरल लॉग के सी। कितना लिख सकते हैं, या नेचुरल लॉग हटाएंगे तो हम लिख सकते हैं डेल्टा जी जीरो इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। तो इस तरह से हमने बताया आपको
कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और सेल में जो सेल में जो रिएक्शन होता है उसके लिए गिब्स एनर्जी में जो डिक्रीज होती है उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, बाकी सेगमेंट्स हम अगले वीडियो लेक्चर्स में मेंशन करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेगमेंट समझ में आया होगा। इस सेगमेंट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपने कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करके पूछिए या हमारी ईमेल आईडी पर पूछिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स।